अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर के बारे में अभी अपने बात करेंगे, इसका स्टार्टिंग का थ्योरी, उसके बाद धीरे धीरे इसके सम्स में जाएंगे। एकदम बेसिक स्क्रैच से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 8 का बच्चा लोग है तुम लोग, तो ज्योमेट्री का एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहला बात हम लोग करेंगे कर्व्स के बारे में। सर कर्व्स क्या होता है? CURVES। कर्व्स का मतलब होता है कोई भी लाइन, कोई इस तरीके का लाइन है, 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 ऑल दीज आर कर्व्स। कर्व्स का मतलब एनी लाइन which either does not closes or closes itself, जैसे मान लो क्लोज हो गया, which does not cut itself but can also cut itself। तो सबसे पहला बात, क्लोज्ड नहीं है, क्लोज्ड है, अपने आप को कहीं कट नहीं कर रहा है, ये अपने आप को कट कर रहा है, तो इस तरीके से इसका बाइफर्केशन होगा कर्व्स का। तो सबसे पहला ओपन कर्व। सर ओपन कर्व क्या होता है? ये जो फिगर नंबर 1 में अपने बनाए हैं, इसको ओपन कर्व बोलते हैं। ओपन कर्व का मतलब है कि ये कहीं से भी बंद नहीं हो रहा है, इट इज ओपन। ये क्लोज्ड है, दिस इज ओपन। सो द कर्व्स विच हैव डिफरेंट बिगिनिंग, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। द कर्व्स which have different beginning and end points are called open curves. The curves which have different beginning and end points, तो देखो इसका beginning point ये है, इसका end point ये है। So the curves which have different beginning and end points are called open curves। ये close नहीं हुआ, लेकिन मान लो ये वाला जो कर्व है, ये हम यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहाँ लेके आ गया, तो बिगिनिंग और एंड पॉइंट क्या है सर? बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट आर सेम, तो उसको अपने बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। ठीक है सर, नंबर 1 ओपन कर्व समझ में आ गया। नंबर 2 अब हम लोग आते हैं क्लोज्ड कर्व के ऊपर में। सर क्लोज्ड कर्व क्या होता है? द कर्व्स which have same beginning and end points, which have same beginning and end points are called closed curves। सर कौन सा है क्लोज्ड कर्व? ये वाला क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि यहां से स्टार्ट किया वापस आके यहाँ पे मीट कर गया, तो इसका सेम बिगिनिंग और सेम एंड पॉइंट है, इसको अपने क्या बोलेंगे सर? क्लोज्ड कर्व। नंबर 3 सिंपल कर्व। सर सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व का मतलब वो कर्व जो अपने आप को कट नहीं करता है। जैसे ये वाला कर्व देखो अपने आप को कट कर दिया इस पॉइंट पे, तो इसको अपने सिंपल कर्व में नहीं गिन सकते। ये अब कर्व अपने आप को कट नहीं किया, ये कर्व अपने आप को कट नहीं किया, तो इन लोग नॉर्मल कर्व में आएगा, दे आर कंसिडर्ड एज सिंपल कर्व। सो इसका डेफिनेशन है अ कर्व विच does not a curve which does not cross itself, a curve which does not cross itself at any point is called a simple curve। मतलब क्या है सर? जैसे ये वाला कर्व अपने आप को क्रॉस कर गया, कट करके निकल गया, तो ये सिंपल कर्व में काउंट नहीं होता है। सिंपल कर्व में कौन सा काउंट होता है? जो अपने आप को कट नहीं करता है। अब सिंपल के अंदर में भी अपने बोल सकते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये जो है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, दिस इज ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो इसको नंबर 2 यदि लिख दें और इसको यदि 3 लिख दें, तो 2 and 3, फिगर नंबर 2 and 3 आर सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसको फिगर 4 लिखेंगे तो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व, बिकॉज ये अपने आप को क्रॉस कर गया, ये अपने आप को कट करके निकल गया। नाउ नेक्स्ट थ्योरेटिकल डिस्कशन इज ऑन इंटीरियर and exterior, interior and exterior of a simple
closed curve, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो मान लीजिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है ना, दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसके अंदर में एक पॉइंट ए ले लेते हैं, लेट दिस बी द पॉइंट सी एंड दिस बी द पॉइंट बी। देन इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर कौन कौन सा है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द रीजन ऑफ द प्लेन दैट लाइज इनसाइड द कर्व इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द कर्व। जैसे कि पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है इन दिस गिवन फिगर, पॉइंट ए लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व। सो ये हो गया पॉइंट ए इज द इंटीरियर। तो सर इंटीरियर मतलब जो कर्व के अंदर है, एग्जाम्पल पॉइंट ए, ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब जो इस कर्व के बाहर है, बाहर है जैसे कि पॉइंट बी। The region of the plane that lies outside the curve is called the exterior of the curve. Example point B. ठीक है सर। नेक्स्ट इसके अंदर में एक हम लोग बाउंड्री के बारे में भी बात करेंगे। सर बाउंड्री, इस कर्व का बाउंड्री क्या है? ये जो लाइन बनाए हैं इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है? सी है। The collection of points that lie on the curve, the collection of points that lie on the curve, the collection of points that lie on the curve is called the boundary of the curve, and the example will be point C. Point C lies on the boundary of the curve. तो इस तरीके से इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री पे ध्यान रखिएगा। इंटीरियर मतलब जो अंदर है, एक्सटीरियर मतलब जो बाहर है, और बाउंड्री मतलब इस कर्व का लाइन के ऊपर में जो है वो हो गया बाउंड्री। नेक्स्ट इज पॉलीगन्स। सर पॉलीगन्स जो है वो ट्राइंगल से स्टार्ट होता है एंड इट गोज ऑन अप टिल डेकागन। ट्राइंगल मतलब 3-sided closed geometric figure is a triangle, 4-sided closed geometric figure is a quadrilateral, 5-sided closed geometric figure is a polygon, 6-sided closed geometric figure is a hexagon, 7-sided closed geometric figure is a heptagon or septagon, 8-sided closed geometric figure is a octagon, 9-sided closed geometric figure is a nanogon, 10-sided closed geometric figure is a decagon। लेकिन अभी आप लोग का क्लास जो क्लास 8 के लेवल है उसके बारे में, उसमें अभी ये सब के बारे में बात नहीं किया गया। सबसे पहले हम लोग पॉलीगन का डेफिनेशन लिखते हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, a simple closed curve made up entirely of line segments is called a polygon। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है, क्लोज्ड होना चाहिए। इट शुड बी क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड। सिंपल का मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, जो बिगिनिंग पॉइंट है वही एंड पॉइंट होगा। सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व which is made up entirely of line segments is called a polygon। अब इसके अंदर में हम लोग बात करेंगे साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। एक पॉलीगन का साइड्स, वर्टिसेस और डायगोनल के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका पेंटागन है A B C D E। नाउ दिस इज अ पेंटागन। ये अपने लिए क्या है सर? पेंटागन है। सर इट्स अ 5-sided 1 2 3 4 5, इट्स अ 5-sided closed geometric figure which is a pentagon। सर पेंटागन क्या होता है? 5-sided closed geometric figure को हम लोग पेंटागन बोलते हैं। नाउ इसके अंदर में साइड्स कौन कौन सा है? सर साइड्स है अपने पास ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ए ई। ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ए ई, ये सब क्या है सर? इसका साइड्स। नाउ वर्टिसेस, तो सर वर्टिसेस कौन कौन सा है? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये सारा क्या है सर? इसका वर्टिसेस है। सर डायगोनल्स क्या होता है? जो
दो वर्टेक्स को ज्वाइन करता है अदर देन साइड्स आर कंसिडर्ड एज डायगोनल्स। तो सर ये सब जो है, ये सब क्या है सर, ये सब डायगोनल्स है। अदर देन साइड्स जो अपने वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। तो AC इज अ डायगोनल, AD इज अ डायगोनल एंड BD इज अ डायगोनल, BE इज अ डायगोनल। ठीक है ना। तो अदर देन साइड्स जो भी लाइन सेगमेंट बन रहा है कनेक्टिंग दिस 5 पॉइंट्स इज कंसिडर्ड एज डायगोनल्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑन दिस। इसमें जो नेक्स्ट थ्योरी है अपने पास, दैट इज कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। सर कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है और कनकेव पॉलीगन क्या होता है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। कन्वेक्स पॉलीगन, अ पॉलीगन in which each interior angle is less than 180 degree is called a convex polygon। एक पॉलीगन जिसका कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से नीचे होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन। एज फॉर एग्जांपल आप लोग को एक बना के दे रहे हैं हम, दिस इज अ फॉर्म ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन। कोई भी एंगल 180 से बेसी नहीं है, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। ये देखिए कोई भी एंगल 180 से बेसी नहीं है, सो दिस इज अ कन्वेक्स पॉलीगन। सर कनकेव पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन in which at least one interior angle is greater than 180 degree is called a concave polygon। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस कनकेव पॉलीगन को हम लोग रीएंट्रेंट पॉलीगन भी बोलते हैं, रीएंट्रेंट पॉलीगन भी बोल सकते हैं। सर कनकेव पॉलीगन का डायग्राम एक तो दिखाइए ना। देखो ये जो एंगल है बाबू, ये 180 से बेसी है, साफ साफ पता चल रहा है कि दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो अ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कनकेव पॉलीगन। इट कैन बी इवन लाइक दिस, इट कैन बी इवन लाइक दिस। तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो एक पॉलीगन का कोई भी यदि एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 180 then it is a concave polygon, if it is less than 180 degree it is a convex polygon। सर ये एंगल के बारे में कैसे पता चलता है, सुनिएगा ध्यान से। एंगल का जो फैमिली है ना, उस फैमिली के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इज जीरो एंगल। सर जीरो एंगल कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। दूसरा अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 0 से 90 के इन बिटवीन होता है, ना तो 0 डिग्री होगा ना तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि 0 डिग्री होने से वो जीरो एंगल हो जाता है और 90 डिग्री होने से वो राइट एंगल हो जाता है। तो सर राइट एंगल अपने किसको बोलते हैं, वो एंगल जो 90 डिग्री का होता है। तो अक्यूट एंगल 0 से 90 के इन बिटवीन होता है, ना 0 होगा ना 90 होगा। 0 होने से वो जीरो एंगल हो जाता है, 90 होने से वो राइट एंगल हो जाता है। नंबर फोर इज ऑब्ट्यूज एंगल। सर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 90 से 180 के बीच में होता है, ना तो 90 होगा ना तो 180 होगा, 90 से 180 के बीच में होगा। यदि वो 90 है तो राइट एंगल हो जाएगा, और यदि वो 180 है तो वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। सर रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 डिग्री के इन बिटवीन होता है। 180 होगा तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, 360 होने से वो कंप्लीट एंगल हो जाता है। तो सर रिफ्लेक्स एंगल ऑल दोस एंगल्स व्हिच लाई इन बिटवीन 180 टू 360। 180 भी नहीं हो सकता है, 360 भी नहीं हो सकता है, 180 से 360 के बीच में होगा। यदि 180 हुआ तो स्ट्रेट एंगल में चला जाएगा और 360 हुआ तो वो कंप्लीट एंगल में चला जाएगा।
तो ये है एंगल का फैमिली। नाउ पता कैसे करते हैं सर कि कौन सा एंगल क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ये एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है, ये वाला जो बनता है यहाँ पर ये 90 होता है, और ये जो स्ट्रेट यहाँ से यहाँ चला जाता है तो ये 180 हो जाता है, और यदि ये नीचे की तरफ आ जाता है तो ये पूरा ऐसे हो गया, दिस इज मोर देन 180। तो ये बेस लाइन है, बेस लाइन से यदि परपेंडिकुलर बनाया जाए तो 90 डिग्री हो जाएगा, स्ट्रेट चले जाएंगे तो 180 हो जाएगा, और स्ट्रेट से जैसे ही नीचे आएंगे ना तो 180 से ज्यादा होना चालू हो जाएगा, दिस वन। बट कंसिडरिंग अबाउट दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 180 से नीचे होगा, यहाँ से यहाँ। तो बेस लाइन से डिपेंड करता है, बेस लाइन से यदि परपेंडिकुलर है तो 90, स्ट्रेट चला जाए तो 180, और स्ट्रेट से भी नीचे चला जाए तो वो 180 से ज्यादा हो जाता है, लाइक इन दिस वन। दिस इज योर बेस लाइन। यदि हम लोग पेपर को घुमा दे पूरा ऐसे, नाउ दिस इज योर बेस लाइन। बेस लाइन से स्ट्रेट जाता तो 180 होता, लेकिन उससे और थोड़ा नीचे आ गया, मतलब ये 180 से ग्रेटर है। नाउ कंसीडर दिस वन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट चला जाता, यदि इधर चला जाता तो ये 180 हो जाता, लेकिन उससे भी नीचे आ गया, मतलब दिस इज ग्रेटर देन 180। एंड इन केस ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन आप लोग देखिए, कोई भी एंगल जो है वो 90 से ऊपर नहीं दिख रहा है या 180 से ऊपर नहीं दिख रहा है। जैसे ये वाला एंगल है, दिस एंगल, ये बेस लाइन है, तो ये 90 से थोड़ा ऊपर है, लेकिन 180 से तो ज्यादा नहीं गया ना। तो अकॉर्डिंगली इन दिस वे हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाते हैं। और थोड़ा सा देखो, बेसिक एंगल का अपने को आइडिया होना जरूरी है, तो अपने आराम से देख के बोल पाएंगे कि ये 180 से नीचे है कि 180 से ऊपर है। यदि 180 से नीचे है तो विल कंसीडर इट एज कन्वेक्स पॉलीगन, यदि 180 से ऊपर है तो विल कंसीडर इट एज कनकेव पॉलीगन। मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरी ऑन दिस। देखिए हम बोल रहे थे कि हर क्लास में आएगा, बट क्लास 8 में आप लोग क्या आ गया, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का क्लासिफिकेशन, नंबर वन इज ट्राइंगल्स। सर ट्राइंगल्स क्या होता है, अ थ्री साइडेड क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर। सर कैसा होता है, ऐसा। नंबर टू इज क्वाड्रिलेटरल। सर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ फोर साइडेड क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर। दिस फोर साइड कैन बी लाइक एनी वैल्यू, ठीक है ना, फोर साइड कैसा भी हो सकता है, फोर साइडेड होना चाहिए, क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर होना चाहिए। नंबर थ्री इज पेंटागन। सर पेंटागन क्या होता है, फाइव साइडेड क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर। सर ये जो फाइव साइडेड है, इट कैन बी लाइक एनी वैल्यू, 1 2 3 4 and 5, it can be like any, but it should be a five sided and it should be a closed figure. Number 4 is hexagon. Hexagon का मतलब सर it will be six sided, six sided hexagon कैसा भी हो सकता है, उसके पास साइड कितना होगा सर, 6 ठो होगा। ठो को पहचानते हैं ना, हिंदी वाला ठो, 6 ठो साइड होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट इज हेप्टागन। हेप्टागन को हम लोग दूसरा भाषा में सेप्टागन भी बोलते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, सेवन साइडेड। सर इफ इट इज सेवन साइडेड इट विल बी लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 and 7, so it should be a seven sided closed geometric figure. Next is octagon. सर ऑक्टागन क्या होता है, एट साइडेड होता है सर। एट साइडेड कैसा होगा सर, ऐसा, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो सर 6 ही बना, इसमें 8 बनाना है अपने को, तो थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करते हैं। यहां से इसको ऐसे कर देते हैं, दिस वन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इट शुड बी अ एट साइडेड क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर, तो अपने इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टागन, ठीक है सर। नेक्स्ट नंबर 7 इज नैनो, नोनागोन भी बोल सकते हैं, नैनोगोन भी बोल सकते हैं। नोनागोन मतलब इट शुड बी अ नाइन साइडेड, जैसे हम लोग इतना सारा बनाए तो नाइन साइडेड बना दीजिए। नेक्स्ट नंबर 8 इज डेकागन। सर डेकागन क्या होता है, इट्स अ 10 साइडेड क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर। तो इस तरीके से इनका नाम दिया गया है, और ये नाम अपने को धीरे धीरे याद करना, और ये याद हो जाता है, इट्स वेरी नॉर्मल।
ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरेटिकल पोर्शन ऑन दिस। पॉलीगन को हम लोग दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वन इज रेगुलर पॉलीगन and the other one is irregular polygon. सर रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन का मतलब चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, रेगुलर वर्ड का मतलब होता है उसका ऑल साइड्स विल बी इक्वल। उसका ऑल साइड्स विल बी इक्वल। यदि वो ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगा, यदि वो क्वाड्रिलेटरल है तो चारों साइड्स इक्वल होगा। और साथ ही साथ साइड्स के साथ साथ इसका जो इंटीरियर एंगल्स होता है ना, वो भी इक्वल होता है। सो अ पॉलीगन व्हिच हैज ऑल इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। सर इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? इरेगुलर पॉलीगन वो होता है लाइक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सारा तो इक्वल नहीं होता है ना। तो इरेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसका ऑल साइड्स विल नॉट बी इक्वल। सब सारा साइड्स इक्वल नहीं होगा और सारा इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल नहीं होगा। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज अ रेक्टेंगल. A rectangle is a four-sided closed geometric figure. It's a quadrilateral जिसका opposite sides are equal, all sides are not equal. तो सर एक given polygon को regular polygon कब बोलेंगे? जब उसका सारा sides equal है, सारा interior angles भी equal है। उसको irregular polygon कब बोलेंगे? जब उसका सारा sides equal नहीं है और सारा interior angles भी equal नहीं है। इसके अंदर में अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं जो हो सकता है अपने को थ्योरेटिकल बेस में आगे लाइफ में कभी भी काम आ जाए। सबसे पहला पॉइंट ये कि रेक्टेंगल इज इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का मतलब सर रेक्टेंगल में देखो चारों एंगल जो होता है ना, चारों इंटीरियर एंगल बराबर होता है, दे आर इक्वी एंगुलर, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बट ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर नॉट इक्वल। इसका सारा साइड्स बराबर नहीं होता है। सो इट इज एन इरेगुलर पॉलीगन। सर अपने को रेगुलर पॉलीगन होने के लिए क्या कंडीशन है कि सारा साइड्स और सारा इंटीरियर एंगल्स इक्वल होना चाहिए। लेकिन रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल है बट सारा साइड्स इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज एन इरेगुलर पॉलीगन। कहीं पर भी रीजन लिखना पड़े तो आप ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, रोहम्बस। रोम्बस अपने को पता है, रोम्बस हैज all its sides equal, but it is not equiangular. रोम्बस का सारा साइड्स इक्वल होता है बट उसका इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होता है। सो इट इज एन इरेगुलर पॉलीगन। सर इसको हम लोग क्या नाम से बोलेंगे? रोम्बस का सारा साइज इक्वल है बट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज एन इरेगुलर पॉलीगन। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रेगुलर पॉलीगन जो हम लोग इनलिस्ट कर सकते हैं। thus in a regular polygon what we note is point number 1, all sides are इक्वल इन लेंथ। रेगुलर पॉलीगन में सारा साइज बराबर होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। पॉइंट नंबर 3, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। मतलब कि सर यदि इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो बट ऑब्वियस है उसको यदि 180 से माइनस करके एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो एक्सटीरियर एंगल भी सारा इक्वल आएगा। सो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट कर पा रहे हैं फॉर रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ऑल रेगुलर पॉलीगन
आर कन्वेक्स। तो ये सब थ्योरेटिकल बेस में अपने को काम आता है लॉन्ग रन में, कि जितना भी रेगुलर पॉलीगन मार्केट में अवेलेबल है सारा रेगुलर पॉलीगन कन्वेक्स होगा। सर क्यों कन्वेक्स होगा? क्योंकि कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सारा एंगल तो आपस में इक्वल होता है ना। इफ ऑल द एंगल्स, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, no one will be greater than 180 degree and it is to be considered as convex polygon. ठीक है सर। next theory on this is angle sum property of a polygon. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बारे में हम लोग को बात करना है। इसका फॉर्मूला आप लोग को यहां लिख देते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, कोई भी पॉलीगन हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला है 2n-4 इंटू 90 डिग्रीज। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला हो जाएगा 360 डिग्रीज। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा 2n-4 इंटू 90 बाई n। नेक्स्ट ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा 360 बाई n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। तो ये चार फॉर्मूला है जो लाइफ में कभी भी कहीं भी काम आ सकता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है तो 2n-4 इंटू 90 कर दो। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री विच इज ऑलवेज फिक्स्ड। ईच इंटीरियर निकालना है तो सम को डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। 2n-4 इंटू 90 बाई n, क्योंकि साइड्स भी n है, नंबर ऑफ एंगल्स भी n है। जैसे ये ट्राइंगल है, इसके पास कितना साइड है सर? 3 साइड है। तो सर एंगल कितना है? एंगल भी तो 3 ही है। तो नंबर ऑफ साइड्स n बोलो चाहे नंबर ऑफ एंगल्स को n बोलो, इट्स ऑल दी सेम। तो सर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए सम को डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ क्वांटिटी। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो सम को डिवाइड विद द नंबर ऑफ एंगल्स n, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ साइड्स व्हिच इज कंसीडर्ड एज n। तो सर ये फॉर्मूलाज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन में अपने को काम आएगा। ये चार फॉर्मूला, इसके बाहर और कुछ नया नहीं आएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ईच इंटीरियर एंगल्स, ईच एक्सटीरियर एंगल्स।